हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर थर्मिट अभिक्रिया के साथ। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हमने निस्तापन पढ़ लिया था और भर्जन हमने पढ़ लिया था। इसका मतलब मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जो होती है उनसे धातु कैसे निकलेगी उसके आधे तक हम पहुंच गए थे। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे पास कार्बोनेट मिला था, अगर हमारे पास कार्बोनेट अयस्क मिला था तो हमने उसका भर्जन किया था या निस्तापन? हमारे पास जो कार्बोनेट अयस्क मिला था उसका हमने किया था निस्तापन। और सल्फाइड अयस्क जो मिला था, ये -2 में होता है ना, सल्फाइड अयस्क जो मिला था उसका हमने किया था भर्जन। ठीक है ना? तो कार्बोनेट अयस्क का हमने किया था निस्तापन और सल्फाइड अयस्क का हमने किया था भर्जन। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है? और इन दोनों ही तरीकों से क्या बन गया था हमारे पास? हमने किसका किया था? जिंक का किया था ना। तो यहाँ पर मैं जिंक ही ले लेता हूँ। मैंने लिया था जिंक और यहाँ पर भी लिया था जिंक। तो जब हमने जिंक कार्बोनेट, और इसको मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है? हम पहले वाला रिवाइज कर रहे हैं अभी। तो जिंक कार्बोनेट का निस्तापन किया था और जिंक सल्फाइड का हमने किया था भर्जन। तो उससे क्या बना था? उससे हम पहुंच गए थे जिंक ऑक्साइड पर। उससे हम पहुंच गए थे जिंक के ऑक्साइड पर। नहीं समझ में आया? मैंने बताया था कि जिंक कार्बोनेट जो होता है, कार्बोनेट अयस्क को उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या होता है? वो उसके ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी अभिक्रिया को हमने क्या बोल दिया था? हमने बोल दिया था निस्तापन बोल दिया था। ठीक है ना? क्या बोला मैंने? फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कार्बोनेट अयस्क को वायु की उपस्थिति में जब हमने उच्च ताप पर गर्म किया था तब कार्बोनेट अयस्क बदल गया था ऑक्साइड में। ठीक है ना? और सल्फाइड अयस्क का फिर हमने भर्जन किया था। और भर्जन का मतलब क्या होता है? भर्जन का मतलब ये होता है कि हम उसको गर्म तो करेंगे लेकिन वायु की अनुपस्थिति में, या फिर मैं बोल सकता हूँ वायु की बिल्कुल सीमित मात्रा में। ठीक है? उससे क्या हुआ था? सल्फाइड अयस्क बदल गया था किसमें? ऑक्साइड अयस्क में वो बदल गया था। हमें क्या चाहिए? हमें तो यहाँ पर जिंक चाहिए। हमें तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड मिला ना। हमें क्या चाहिए? हमें जिंक चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे? हम एक काम करेंगे, इसका हम कर देंगे बेटा अपचयन कर देंगे। अपचयन में होता क्या है? अपचयन में ऑक्सीजन निकल जाता है। भैया ऑक्सीजन का निकलना ही तो अपचयन है ना? तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकालने के लिए हम इसका अपचयन करेंगे। और किसकी मदद से करेंगे अपचयन? कार्बन की मदद से। ठीक है? तो कार्बन की मदद से इसका अपचयन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास? हमारे पास बन जाएगा जिंक सॉलिड बन जाएगा प्लस CO गैस बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है? और तापन तो करना ही पड़ेगा इसका हमें। क्लियर है बात सबको यहाँ तक? तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि हमारा निस्तापन और भर्जन से ऑक्साइड तो बन गया था, लेकिन उस ऑक्साइड को आगे हमें क्या करना पड़ेगा? उसका हमें करना पड़ेगा अपचयन। और अपचयन में क्या करते हैं? फिर उसमें से ऑक्सीजन हम निकाल लेते हैं अपचयन में। ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पर अब क्या बन गया? ये जिंक बन गया। और ये हमारे पास जिंक शुद्ध अवस्था में हमें, शुद्ध रूप में हमें मिल गया। ठीक है? हमें स्टार्टिंग में क्या मिला था? हमें अगर कार्बोनेट मिला तो हमने निस्तापन किया, और अगर सल्फाइड मिला तो हमने भर्जन किया, और फिर हमने उसको ऑक्साइड में तो बदल दिया, लेकिन फिर हमें चाहिए था, जिंक चाहिए था, तो फिर हमने लास्ट में उसका क्या कर दिया? अपचयन कर दिया। ठीक है? तो वो सारी हमने जो फ्लो चार्ट बनाया था ना, जो चार्ट बनाया था उसमें भी यही था कि निस्तापन और भर्जन से बना ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड, और फिर हमने उसका क्या कर दिया? उसका हमने अपचयन कर दिया धातु में। ठीक है? चलो यहाँ तक सबको क्लियर है?
ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं थर्मिट अभिक्रिया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं थर्मिट अभिक्रिया। ठीक है, थर्मिट अभिक्रिया में क्या होता है, थर्मिट अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, ध्यान समझना। सिंपल सी, ट्रेन की पटरी में जब दरार आ जाती है, क्या बोला मैंने, ट्रेन की पटरी में जब दरारें आ जाती है तो वहाँ पर उसे जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं थर्मिट अभिक्रिया का। कि सर जी इसमें होता क्या है, क्या होता है इसमें, ध्यान समझना। इसमें क्या होता है, हम लेते हैं आयरन ऑक्साइड, उधर मत देखो, अब इधर देखो मैं क्या समझा रहा हूँ। आयरन ऑक्साइड लिया हमने और साथ में लिया एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड लिया और साथ में क्या लिया हमने, एल्यूमिनियम। ठीक है, और उन दोनों को हमने मिक्स कर लिया और थोड़ी सी उसमें हीट दी, बिल्कुल थोड़ी सी हीट देने पर अपने आप वो अभिक्रिया इतनी ऊष्माक्षेपी होती है, यानी कि उसमें से इतनी ऊष्मा निकलती है कि वो जो आयरन ऑक्साइड और जो एल्यूमिनियम होता है ना, वो गल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं। ठीक है, और गल जाते हैं तो फिर क्या बनता है, अब ध्यान समझना, यहाँ तक सब क्लियर है, आगे मैं समझाता हूँ। पहले रिएक्शन पढ़ो, क्या लिखा है, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है, रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की जो दरारें होती है उन्हें जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम थर्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है भैया, यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब हुआ क्या एक्चुअल में कि जब हमने आयरन ऑक्साइड लिया और साथ में एल्यूमिनियम लिया, इनको मिक्स किया, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा ऊष्मा निकली कि हमारे पास जो आयरन मिला वहाँ पर वो कैसा है, वो लिक्विड अवस्था में है, यानी कि द्रव अवस्था में है, यानी कि वो गल गया। इतनी ज़्यादा ऊष्मा निकली कि आयरन तक गल गया। नहीं समझ में आया भैया, जैसे ही हमने इसको मिक्स किया और थोड़ी सी ऊष्मा दी तो इतनी ज़्यादा ऊष्मा निकली बाद में कि ये आयरन हमें जो मिला ना यहाँ पर, वो गला हुआ मिला। तो वो गला हुआ मिला ना, तो वो उसको उसमें वहाँ पर पुर्जों में फिट कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे कि रेल की पटरी है तो उसका एक ढांचा रहेगा, उस ढांचे में वो ये रिएक्शन करवा देंगे, तो वो जो आयरन है वहाँ पर उस ढांचे में जहाँ पर दरार होगी वहाँ पर आयरन जो है वो द्रव अवस्था में चला जाएगा और फिर उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये रिएक्शन हमें देखने को मिलती है थर्मिट अभिक्रिया। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर बोल रहा हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आती भी नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में है। और कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए फिलअप में आ सकता है। फिलअप में क्या आ सकता है कि मशीनी पुर्जों नहीं, रेल की पटरी की दरार को जोड़ने के लिए किस अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, थर्मिट अभिक्रिया। ठीक है, चल इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हाँ इसको रफ करता हूँ पहले, है ना, चल इतना नोट कर लो फटाफट से। हाँ, अब हमने पहले मध्यम क्रियाशील धातुओं का और जो सबसे नीचे आती है उनका हमने देख लिया था कि उनसे हम धातु, उनके अयस्क से हम धातु कैसे निकालते हैं। ठीक है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातु, उनके जो अयस्क मिलते हैं उससे हम धातु कैसे निकालते हैं वो हम देख चुके हैं। तो अब बचा क्या लास्ट में, सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर जो स्थित धातुएं हैं उनके हमें अगर अयस्क मिले तो उनसे हम धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे, उनके अयस्क से हम धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे। तो ध्यान से यहाँ पर समझना बेटा। हम ले लेते हैं सोडियम का एक अयस्क, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, उससे हमें निकालना है सोडियम। ठीक है, हमें सोडियम क्लोराइड से निकालना है सोडियम। कैसे निकालेंगे, तो क्या तरीका रहेगा, वहाँ पर हमने क्या लिखा था, वहाँ पर हमने लिखा था विद्युत अपघटन। हाँ, पूरा अगर बोलूँ तो क्या लिखा था हमने, गलित धातु का विद्युत अपघटन। तो इसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं प्रक्रिया वो होती है विद्युत अपघटन। ठीक है, इसका निष्कर्षण करने के लिए हम जो प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं वो होती है विद्युत अपघटन। ठीक है, अब विद्युत अपघटन में सर जी होता क्या है,
तो कुछ भी नहीं होता, सिंपल सा, मैं ये वहाँ पर भी बता चुका हूँ मैं तुम्हें, अभी तुम्हें याद आएगा देखना। हाँ, ये हमने ये हम ले लेंगे यहाँ पर एक कंटेनर लिया मैंने, ठीक है, उसके अंदर डाल दिया हमने सोडियम क्लोराइड, ठीक है, उसके अंदर हमने डाल दिया सोडियम क्लोराइड, उसको गलाकर, है ना, गलाकर का मतलब क्या है कि उसको हीट दी बहुत ज़्यादा, गल गया, और गलने के बाद हमने उसको इसमें डाल दिया, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम यहाँ पर लेंगे दो छड़ लेंगे, ठीक है, हम लेंगे 2 छड़ लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों छड़ को फिर हम आगे क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे बेटा, बैटरी से हम इसको जोड़ देंगे। बैटरी का ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा, ठीक है। और अंदर क्या है, अंदर है हमारे पास NaCl, अंदर क्या है हमारे पास यहाँ पर NaCl, और गलित अवस्था में है, इसका मतलब गलित अवस्था में है मतलब उसके अंदर आयन जो है वो आसानी से इधर उधर घूम सकते हैं। जो NaCl में क्या है, NaCl में हमारे पास है Na+ और क्या है Cl-। तो अगर हमने इसको गला दिया ना, तो गला दिया तो इसके अंदर Na+ अलग चल रहा है और Cl- अलग अलग घूम रहे हैं, ठीक है। ठीक है भैया, चलो यहाँ तक सब क्लियर है। बताया था ना मैंने आयनिक यौगिक के अंदर बताया था ये बात, ठीक है। चलो अब क्या होगा, ये हाँ पहले नाम लिखो इनके। प्लस वाला सिरा जिससे जुड़ा हुआ है उसका नाम क्या रहेगा, उस छड़ का नाम रहेगा हमारे पास एनोड, ठीक है। माइनस वाला जिससे जुड़ा हुआ रहेगा उसका नाम रहेगा हमारे पास कैथोड, ठीक है। ठीक है, ये तो बस नाम है कि जो प्लस वाले सिरे से जुड़ी हुई रहेगी छड़ वो कहलाएगी एनोड छड़, यानी कि एनोड कहलाएगा वो, और जो माइनस वाले से छड़ जुड़ी हुई रहेगी वो कहलाएगी कैथोड, ठीक है। अब मुझे बताओ कि प्लस वाला कहाँ जाएगा, ये प्लस वाला ये माइनस वाली रोड के पास जाएगा या प्लस वाली रोड के पास जाएगा। रोड मतलब क्या होता है, छड़, रोड मतलब क्या होता है, छड़। तो ये प्लस वाला माइनस वाली रोड के पास जाएगा या प्लस वाली रोड के पास जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस वाली रोड के पास, ठीक है। और ये Cl- जो है, ये Cl- जो है किसके साथ जाएगा, ये Cl- जाएगा प्लस वाली रोड के साथ, यानी कि इसमें जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पर इस साइड में धीरे धीरे यहाँ पर सोडियम यहाँ पर जमा होने लगेगा और इस साइड पे क्लोरीन गैस मुक्त होने लगेगी, यानी कि क्लोरीन गैस यहाँ पर बनने लगेगी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर हमें लिखने की चीज़ क्या है, लिखने की चीज़ ये है यहाँ पर कि एनोड पर क्या हुआ, और कैथोड पर क्या हुआ, ठीक है। एनोड पर क्या हुआ और कैथोड पर क्या हुआ, तो ध्यान से समझना। यहाँ पर एनोड पर क्या हुआ, एनोड कहाँ है, ये रहा एनोड। तो एनोड पर तो Cl बन रहा है, यानी कि जो Cl- है ना वो काहे बन रहा है, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया और वो बन गया Cl। अब ये समझ में नहीं आया सर कि ये Cl- को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये Cl में कैसे आ गया, ये हम बता चुके हैं पहले, एक बार देख लो। चलो Cl- है, इसका मतलब इसके पास है 2 8 8, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक होता है 17, लेकिन माइनस है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। और जैसे ही हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना तो उसको देंगे नहीं ना, इससे तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल के हम इसको वापस किस में ले आएंगे, Cl में ले आएंगे। वापस हम इसको किस में ले आएंगे, Cl में ले आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर Cl अकेला, ध्यान से सुनो, यहाँ पर Cl जो है वो अकेला नहीं पाया जाता, वो Cl2 के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर 2 Cl ले लिए, Cl2 बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। क्या बोला मैंने कि Cl- था हमारे पास, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 था, ठीक है। तो ये
इससे हमें लाना है Cl, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, और 2 Cl माइनस है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे और हमारे पास बन जाएगा Cl2 बन जाएगा, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। Cl माइनस का मतलब यही है कि इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये ऋणी है ना, तो ऋणी है मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है पहले से ही, ठीक है। ये ऋण आयन है ना, तो ऋण आयन है मतलब इसका मतलब ये ऋणी है, और ऋणी है मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है पहले से ही, ठीक है। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर हमारे पास कौन दिख रहा है, कैथोड पर कौन जाएगा हमारे पास, सोडियम जाएगा। तो सोडियम तो पहले प्लस में दिख रहा है हमें, तो सोडियम प्लस है तो इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। कैसे, क्योंकि ये धनायन बना रहा है ना, सॉरी धनायन बना रहा है, इसका मतलब मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया ना, सुनना ध्यान से। कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो ऋणी हो जाता है, ठीक है, लेता है ऋणी हो जाता है, तो हम उसके ऊपर लगाते हैं ऋण आयन। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा था तो इससे हमने निकाला, कहाँ, यहाँ तक क्लियर सबको, ठीक है। सोडियम अब जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है ना वो धनी हो जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर धनायन है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, किसी को दे रखा है, तो अब इसको वापस इलेक्ट्रॉन दे दो, इसी को वापस हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये काय में आ जाएगा, ये आ जाएगा सोडियम में आ जाएगा, ये काय में आ जाएगा, सोडियम में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? चलो एक बार और देख लो, ध्यान समझना। हम देख रहे हैं कि सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर धातुएं आती है उनका हम देख रहे हैं निष्कर्षण। सबसे ऊपर आती है सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, हमने ले लिया सोडियम, ठीक है। सोडियम का एस का क्या मिला हमें, सोडियम का एस का मिला हमें सोडियम क्लोराइड। एस किस, सोडियम का एस का ना, सोडियम का एस का हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड। अब हमने क्या किया, उसका विद्युत अपघटन किया। विद्युत अपघटन में हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड को लिया गलित अवस्था में। ये क्या है यहाँ पर है सोडियम क्लोराइड, वो भी गलित अवस्था में, ठीक है। सोडियम क्लोराइड लिया गलित अवस्था में, ठीक है। 2 रोड लगाई, इसको जोड़ा हमने बैटरी से जोड़ा, सेल से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, बात एक ये यहाँ पर, ठीक है। चलो माइनस से जिसको जोड़ा उसका नाम क्या रखा हमने, कैथोड। प्लस से जिसको जोड़ा उसका नाम रखा हमने एनोड। और हमारे पास जो Na+ था वो जाएगा माइनस वाले के पास, यानी कि कैथोड के पास जाएगा। जो माइनस वाला है वो जाएगा प्लस वाले के पास, यानी कि एनोड पर जाएगा, ठीक है। तो एनोड पर जाएगा Cl-। तो Cl- के पास दो ऋणी है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके बैठा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके बैठा हुआ है, तो निकालो साले से इलेक्ट्रॉन, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 2 Cl- ले लिए, तो उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन उससे हमने निकाल लिए, और क्या बना लिया हमने, Cl2 गैस हमने बना ली, ठीक है। अब कैथोड पर क्या हुआ सर जी, कैथोड पर तो आया सोडियम प्लस। तो सोडियम प्लस जो था ना वो बेचारा धनी था मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा था, तो उसने क्या किया फिर, चलिए वापस दे भैया मेरा एक इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा था क्योंकि वो धनी था, देखो ना, प्लस से मतलब धनी था वो, तो एक इलेक्ट्रॉन दे रखा था, तो उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन वापस से ले लिया और फिर से वो सोडियम बना लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी एनोड पर रिएक्शन और कैथोड पर रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो अब तुम उसको पढ़ के अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। नोट्स में अगर इसका क्वेश्चन कहीं मिला तो तुम उसको अब अच्छे से समझ लोगे कि कैसा क्या हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर अच्छे से समझा दिया है। लिखने का पोर्शन थोड़ा सा कम रख रहा हूँ मैं, ताकि हमारा लेक्चर जो ज़्यादा बड़ा ना हो, जितना हो सकता है मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने अच्छे से इसको समझा दिया, इसको नोट कर लो। अब हम ध्यान से समझेंगे हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तो इजी है ना। जो थोड़ा सा टफ टॉपिक है, धातुओं का परिष्करण, ठीक है। धातुओं का परिष्करण, ठीक है। तो धातु को जब हमने एक बार निकाल तो लिया, लेकिन लास्ट में हम उसका परिष्करण भी करते हैं। याद करो, मैंने मध्यम और जो निम्न क्रियाशील धातुएं हैं
जब हमने चार्ट बनाया था तब वहाँ पर लास्ट में हमने लिखा था, वहाँ पर हम लास्ट में धातुओं का परिष्करण भी करेंगे। परिष्करण का मतलब हम रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग में क्या करने वाले हैं, लेट्स सी, देखते हैं, चलो ठीक है। हाँ, तो पहली बात, अब रिफाइनिंग कर रहे हैं हम इसकी। तो देखो कुछ मैंने यहाँ पर लिखी है धातुएँ, जो मेन धातुएं हैं जिनकी हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। ये 6 धातुएं लिखी है, ये तो कम से कम याद रखना। वैसे मैंने बोल दिया कि मध्यम और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, उनका हम कर लेते हैं परिष्करण, रिफाइनिंग कर लेते हैं। लेकिन उनमें भी कुछ स्पेसिफिक कौन कौन सी है, कॉपर जिंक, निकिल, सिल्वर और गोल्ड और टिन, इनकी हम क्या करते हैं बेटा, रिफाइनिंग करते हैं, मतलब परिष्करण करते हैं, ठीक है। अब उसमें होता क्या है, देखो उसमें क्या करते हैं, फिर से वही 2 रॉड लेते हैं। अब इस बार रॉड फिक्स है। क्या फिक्स है कि देखो ये हमने यहाँ पर लगाई बैटरी, ये प्लस और ये छोटा वाला माइनस, ठीक है, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, ठीक है। ये हमने यहाँ पर एक रॉड, यहाँ पर दूसरी रॉड, ठीक है। अब देखो प्लस वाले से जो जुड़ी हुई रहेगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एनोड। माइनस वाले से जुड़ी हुई रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको मैं उल्टा बना देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो कैथोड है ना, कैथोड, देखो कैथोड जो है ना, मान लो हम यहाँ पर कॉपर का परिष्करण कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, कॉपर का, ठीक है। हम यहाँ पर कर रहे हैं कॉपर का परिष्करण। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैथोड धातु को लेना पड़ेगा शुद्ध कॉपर की छड़। मतलब जो यहाँ पर कैथोड है ना, ये रहेगी कॉपर, शुद्ध कॉपर की छड़ रहने वाली है, और जो एनोड रहेगी वो रहेगी अशुद्ध कॉपर की छड़। अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ सुनते जाओ, लास्ट तक आते आते सारा समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले बस सुनते जाओ कि कैथोड जो है, यहाँ पर हमें कौन सी छड़ लेनी है, शुद्ध कॉपर की छड़, ठीक है। और एनोड पर हमें क्या लेनी है, अशुद्ध कॉपर की छड़, देखो अशुद्ध धातु, ठीक है। उससे होगा क्या सर जी, उससे क्या होगा कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक काम करते हैं, हाँ इसके अंदर क्या लेना है हमें, यहाँ पर लेना है हमें अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है। कॉपर की हम कर रहे हैं परिष्करण, कॉपर का कर रहे हैं, तो हमने कॉपर सल्फेट का ही क्या ले लिया, विलयन हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा सर जी, इसके बाद क्या करना है, क्या हो रहा है यहाँ पर, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखो ध्यान से, जो कैथोड है हमने ली शुद्ध कॉपर कैथोड, ठीक है, अशुद्ध कॉपर एनोड। अब यहाँ पर अशुद्ध धातु है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अशुद्ध धातु के यहाँ से क्या होगा, कॉपर निकलता जाएगा, धीरे धीरे कॉपर निकलता जाएगा +2 के रूप में, ठीक है। कॉपर हमारे पास यहाँ से निकलता जाएगा, और यहाँ से अंदर क्या है, अंदर तो कॉपर सल्फेट का विलयन है, अंदर तो क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, मतलब कॉपर +2 है और सल्फेट क्या है, -2, ठीक है भैया। कॉपर +2 है, सल्फेट -2 है। तो यहाँ से जो कॉपर निकलेगा वो इधर जमा होता जाएगा। क्या बोला मैंने कि यहाँ से जो कॉपर निकलेगा, यहाँ से जो कॉपर निकलेगा वो इधर जमा होता जाएगा, यहाँ से जो कॉपर निकलेगा वो इधर जमा होता जाएगा। कहाँ पर, कैथोड पर। क्यों, क्योंकि अंदर जो Cu+2 है वो कहाँ जाने वाला है, वो जाने वाला है माइनस वाले के पास, ठीक है। कॉपर +2 प्लस वाला है तो वो किधर जाएगा, माइनस वाले के पास, ठीक है। और ये इधर कॉपर +2 इसके अंदर विलयन के अंदर घुलता जाएगा। क्यों, क्योंकि अम्लीकृत विलयन है, और साथ साथ हमने यहाँ पर विद्युत धारा को भी यहाँ पर हमने अप्लाई किया है, ठीक है, करंट भी हमने यहाँ पर चालू किया है, ठीक है। तो कॉपर +2 यहाँ से निकलता जाएगा इसके अंदर, और यहाँ से कॉपर जो है वो कैथोड के ऊपर जमा होता जाएगा। तो धीरे धीरे एनोड की छड़ पतली होती जाएगी और कैथोड की छड़
मोटी होती जाएगी, कॉपर जो है वो कैथोड पर जमा होता जाएगा। क्लियर बात? ठीक है, तो अब सबको अब तो कोई डाउट नहीं है। एक बार बोलता हूँ, चलो हमने लिया एनोड कैथोड, कैथोड को लिया हमने, शुद्ध धातु हमें थोड़ी सी लेनी पड़ेगी पहले से ही हमें शुद्ध धातु थोड़ी लेनी पड़ेगी, और हमने यहाँ पर ली अशुद्ध धातु, यहाँ से कॉपर निकल रहा है। अब हाँ, अब ये बात तो रह गई कि अशुद्ध धातु जो है वो शुद्ध यहाँ पर आई तो शुद्ध कैसे हो गई? तो यहाँ से निकल रहा है कॉपर +2, और यहाँ से जो भी अशुद्धियाँ निकलेगी वो तो यहाँ जमा हो जाएगी। सिर्फ यहाँ से यहाँ कौन जा रहा है? यहाँ से यहाँ कौन जा रहा है? केवल कॉपर +2। तो ये जो रहेगी अशुद्धियाँ रहेगी, जिन्हें हम बोलते हैं एनोड पंख। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एनोड पंख। जो अपद्रव्य है, जो काम का नहीं है, उसे हम बोलते हैं एनोड पंख। एनोड के नीचे ना बेटा है, एनोड के नीचे अशुद्धियाँ जमा हो रही है, इस एनोड के नीचे, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया एनोड पंख। पंख इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं कीचड़। ठीक है, तो यहाँ पर अशुद्धियाँ हैं तो एनोड पंख इसको नाम दे दिया गया। ठीक है, चलो तो हाँ, क्या हुआ फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कॉपर की हमने यहाँ पर ली अशुद्ध, शुद्ध छड़, कॉपर निकल रहा है, अशुद्धियाँ नीचे जमा होती जा रही है एनोड पंख के वहाँ पर, और कॉपर जो है शुद्ध जो है वो यहाँ पर जमा होते जा रहा है, और कॉपर की छड़ मोटी होती जा रही है। हमने यहाँ पर विलयन कौन सा लिया है? कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है। ठीक है, और कैथोड है शुद्ध धातु, एनोड है अशुद्ध धातु। ठीक है, चलो तो इतना सही था इसमें। तो बस कुछ चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि कैथोड जो होती है उसको हम परिष्करण करते वक्त कैसे लेते हैं बेटा? शुद्ध धातु की जैसे हम उसका यूज़ करते हैं, और एनोड का अशुद्ध धातु के जैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलो यहाँ से सब क्लियर है। हाँ, ये डायग्राम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ, इसके बारे में जो डिटेल्स है ना, वो तो हम समझ ही लेंगे अब, है ना, उसको हम अच्छे से याद कर ही लेंगे। मैंने समझा दिया है, एक बार पढ़ोगे नोट्स में तो पूरा समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, धातुओं का परिष्करण हमारा क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे संक्षारण, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं संक्षारण, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में। ठीक है, संक्षारण। ठीक है, तो इसको नोट कर लो फटाफट से। हाँ, तो अब समझना है हमें संक्षारण क्या होता है। तो संक्षारण तो हम पढ़ चुके हैं पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ संक्षारण से सुरक्षा। संक्षारण से हम बच कैसे सकते हैं, जंग लगने से हम बच कैसे सकते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ तरीके लिखे हैं। पहला है यशद लेपन, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसकी परिभाषा आती है एग्ज़ाम में। तो यशद लेपन क्या होता है? लोहे या इस्पात पर, इस्पात मतलब स्टील, लोहे या स्टील पर उनको जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसके ऊपर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, और इसी प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। यशद लेपन कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, है ना, गैल्वेनीकरण भी बोलते हैं हिंदी में इसको, गैल्वेनीकरण या फिर यशद लेपन। दूसरा नाम क्या होता है इसका? गैल्वेनीकरण। ठीक है, गैल्वेनीकरण है यार। ठीक, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहा जाता है। दूसरा, हम संक्षारण यानी कि जंग से कैसे बच सकते हैं। हम क्या करते हैं, देखो हमारे बाहर दरवाज़ों पर क्या करते हैं, बाहर जो दरवाजे होते हैं ना हमारे पास लोहे के, उनके ऊपर हम पेंट कर देते हैं, ऑयल पेंट। पेंट करने से क्या होता है? पेंट करने से उनके ऊपर जंग नहीं लगती है, उसको जंग लगने से हम कुछ टाइम तक बचा सकते हैं। ठीक है, जैसे साल भर बाद उसकी पेंट हटेगी तो फिर थोड़ा जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर हम उसको साल भर बाद फिर से पेंट कर देंगे। तो पेंट लगाकर या पेंट करके हम जंग लगने से बच सकते हैं। तीसरा तेल लगाकर, ठीक है, ऑयल लगाकर भी हम जंग लगने से जंग से बच सकते हैं। मशीनों में क्या करते हैं बेटा, मशीनों के पुर्जों को टाइम ऑयल देते हैं ताकि
वो स्मूथ चलते रहें, उनमें जंग वंग भी ना लगे, ठीक है, इसलिए वो वहाँ पर तेल देते रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। ग्रीस लगाकर भी हम जंग लगने से बच सकते हैं, ठीक है। जैसे कि साइकिल की चेन होती है ना, उसमें भी ग्रीस और ऑयल लगाया जाता है ताकि उस पर जंग ना लगे। लास्ट, मिश्र धातु बनाकर, ये तीनों तो हमें पता है, पेंट लगाकर, तेल लगाकर और ग्रीस लगाकर, ठीक है। लास्ट है मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु का कहने का मतलब है कि जब हम दो या दो से अधिक धातु को मिला दें तो वो हमारी बन जाती है मिश्र धातु। दो या दो से ज़्यादा धातुओं को मिला दें तो वो क्या बन जाती है, हमारी मिश्र धातु बन जाती है, ठीक है। तो मिश्र धातु बनाकर भी हम जंग लगने से बच सकते हैं। जैसे कि चलो मिश्र धातु का अभी हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो इतना नोट करो पहले, फिर हम पढ़ते हैं मिश्र धातु, ठीक है। मिश्र धातु को अब समझना ध्यान से। इसकी परिभाषा आती है। मिश्र धातु क्या होता है बेटा, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम कहते हैं मिश्र धातु कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, समांगी मिश्रण का मतलब होता है उसको वो एक दूसरे के अंदर पूरा घुला हुआ है। एक विलयन दूसरे विलयन के अंदर अगर पूरा अच्छी तरह से बिल्कुल घुला हुआ है, हमें उस विलयन में दोनों अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो एक दूसरे के अंदर पूरे घुले हुए हैं, उस विलयन को हम कहते हैं समांगी विलयन। जैसे कि मैंने शक्कर को डाला पानी में, घोल दिया, हमें शक्कर अलग पानी अलग नहीं दिखेगा, वो एक ही विलयन हमें दिखेगा, वो हमें एक ही वस्तु दिखाई देगी, ठीक है। इस टाइप के विलयन को हम बोलते हैं समांगी विलयन, ठीक है। तो समांगी मिश्रण का मतलब है कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमने कॉपर और आयरन को मिलाया तो उसमें कॉपर अलग दिख रहा है, आयरन अलग दिख रहा है, वो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे, हमें वो अलग वस्तु दिखाई देगी। तो समांगी मिश्रण समझ में आया, बिल्कुल एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिल गए हो, ठीक है। तो दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण को हम कहते हैं मिश्र धातु। उदाहरण मैंने लिखा है पीतल, कांसा और शोल्डर, ठीक है। पीतल, कांसा और शोल्डर। पीतल किससे बनता है बेटा, तांबे और जिंक को जब मिलाया जाता है तो हमारे पास पीतल बनता है, ठीक है। पीतल किसका मिश्रण है, तांबे और जिंक का मिश्रण है। लास्ट में कांसा जो है वो किसका मिश्रण है, कांसा जो है वो तांबे और टिन का मिश्रण है। तो कांसा होता है वो तांबा और टिन का मिश्रण होता है। लास्ट में शोल्डर जो है वो सीसा, ये है ना लेड बोलते हैं इसको हम, लेड इंग्लिश में लेड बोलते हैं ना, इसका हिंदी में नाम क्या होता है, सीसा। तो सीसा और टिन का मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं शोल्डर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है बात, ठीक है। चलो यहाँ तक सबको क्लियर होनी चाहिए बात। अब इसके बाद एक चीज़ आती है कि सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है, चांदी और तांबा मिलाया जाता है। भैया शुद्ध सोना जो होता है ना वो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन ये शुद्ध सोना जो है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। तो इसको थोड़ा सा कठोर बनाना है ना हमें तो उसको आभूषण के रूप में पहनना है, या फिर हमें उसको आभूषण अंगूठी पहननी मान लो सोने की, तो हमें उसको थोड़ा सा क्या चाहिए, हमें थोड़ी सी वो कठोर अवस्था में चाहिए सोना। तो कठोर अवस्था में चाहिए तो एक काम करो, इसमें चांदी और थोड़ा सा तांबा मिला दो, चांदी और तांबा मिला दो, ताकि ये क्या हो जाए बेटा, कठोर हो जाए, ठीक है। तो शुद्ध सोना तो 24 कैरेट का होता है, लेकिन उसके अंदर चांदी और तांबा मिला दिया जाता है ताकि उसको हम थोड़ा सा कठोर बना सकें, ठीक है। और इस टाइप से जो ये मिक्स करके जो हमारे पास सोना बनता है ना, वो होता है 22 कैरेट का, ठीक है। वो शुद्ध सोना ना होके वो कितने कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या दिया जाता है, चांदी और तांबा, ताकि वो थोड़ा सा क्या हो जाए, कठोर हो जाए, ठीक है। हमारे लिए तो 22 कैरेट का सोना ही बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि हम इस 24 कैरेट सोने को खरीद के कर क्या करेंगे, 24 कैरेट
शुद्ध सोने को खरीद कर हम क्या करेंगे, हमारे लिए तो यही क्या है, बिल्कुल शुद्ध है। 22 कैरेट का जो सोना है वो बिल्कुल शुद्ध है हमारे लिए, ठीक है। चलो 2 भाग क्या मिला दिया उसमें, तांबा और चांदी का हमने मिला दिया, ठीक है। अब एक चीज़ और, क्या कि कोई भी हमारे पास मिश्र धातु है, ठीक है, मतलब कोई भी धातु है हमारे पास, ठीक है, कोई भी धातु, उसके अंदर अगर मैंने मिला दिया पारा को क्या बोलते हैं, मरकरी, पारा मिला दिया ना, तो वो जो मिश्र धातु बनेगी वो कहलाएगी अमलगम। ये बात भी हमें याद रखनी है, वो क्या कहलाएगी, अमलगम कहलाएगी, ठीक है। तो एक तो ये बात याद रखनी है और एक ये बात याद रखनी है। चैप्टर खत्म हो रहा है, इसलिए दो तीन चीज़ें जो बच गई है वो मैं लास्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक चैप्टर खत्म है हमारा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। पढ़ाई करते रहो बेटा, चलो।